अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पॉइंट, यानी हमें पॉइंट का मतलब जब भी पॉइंट सुनो, जैसी पॉइंट सुनो तो पॉइंट का मतलब ये मत समझ लेना कि हमें ऐसा कुछ फाइंड करना है कि मैं एक डॉट बना देना मुझे फाइंड करना है। नहीं, पॉइंट का मतलब हमेशा ये होगा कि आप लोगों को कुछ ऐसा फाइंड करना है इस फॉर्म में, यानी तुम्हें x की कोई वैल्यू फाइंड करनी है और y की कोई वैल्यू फाइंड करनी है और उन लोगों को इस ब्रैकेट के अंदर लगा के लिख देना है। यानी तुम लोगों को एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट फाइंड करना है। तो पॉइंट फाइंड करने का हमेशा मतलब होगा यू नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट में हमेशा दो वैल्यूज होती हैं, एक x और y, यानी तुम लोगों को x और y फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड द पॉइंट यानी तुम्हें कोई पॉइंट फाइंड करना है विच डिवाइड्स, वो क्या कर रहा होगा? डिवाइड कर रहा होगा, तकसीम कर रहा होगा एक लाइन सेगमेंट को, और वो लाइन सेगमेंट क्या कर रही होगी? ज्वाइन कर रही होगी दो पॉइंट्स को। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, लाइन का मतलब इंग्लिश वाली लाइन, नॉट मैथ वाली लाइन, ये वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है, क्लॉज लिखा हुआ है, ये इसका मतलब हमेशा समझ लेना कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग का मतलब होगा कि दो पॉइंट होंगे और उनको इस तरह से दो लाइन ज्वाइन कर रही होगी। ये वाली रिपीटेडली आएगी चैप्टर एक्सरसाइज 7 में 7.1 में। तो इसको हमेशा डायग्राम इस तरह से बनाना है। ठीक है, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम लोगों के 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा क्वेश्चन में, भले पूरा सॉल्व करके भी आ जाओ एकदम ठीक। ठीक है, तब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैंने कहा था हमेशा डायग्राम बनाना। तो रफ में मैं एक डायग्राम बनाता हूँ पहले कि एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। तो मैं पहले दोनों पॉइंट्स बनाऊंगा 4,-1 इधर करके बना देता हूँ। ठीक है, 4,-1 और दूसरा पॉइंट है 4,3। ठीक है, और एक लाइन है जो इन्हें ज्वाइन कर रही है। ठीक है, ये थोड़ा नीचे हो गया, इधर बना देता हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लाइन तो किसी भी डायरेक्शन में बना दो, एक रफ स्केच बनाने से। ठीक है, और एक पॉइंट ले लेता हूँ। अब देखो इसके मुझे नाम नहीं दिए हुए, तो मैं नाम अपनी मर्जी से लिखूंगा। तो अपनी मर्जी से जब भी कोई नाम देते हो ना जो कैसे मैंने गिवन होती है, तो उसके लिए लेट का वर्ड लगा देते हैं हम लोग। तो इसको मैं बोल देता हूँ P, इसको बोल देता हूँ Q, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ S। ठीक है, और S के कोऑर्डिनेट में XY बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। अब मुझे अपनी मर्जी से फिर क्वेश्चन को चेकर को बताना होगा कि मैं अज्यूम क्या कर रहा हूँ। अपनी अजम्पशन ये मत सोचना कि चेकर के पता होगा, चेकर क्योंकि हर स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट अजम्पशंस करता है, तो तुम्हें पेपर वाले को चेकर को अजम्पशंस बतानी भी पड़ेगी। ठीक है, वरना तुम लोग मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो हम लोग करते हैं लेट। अब देखो लेट करके मैं पूरा क्वेश्चन लिखूँगा एज इट इज़ यहाँ से यहाँ तक, बस जो मैंने लेट चीज़ एक्स्ट्रा डाली होंगी ना मैं वो लिखता रहूँगा। तो मैं लिखूँगा लेट S X Y be the point which divides the line segment joining। अब ये भी चीज़ देखो मैं लेट कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा P 4,-1 एंड, और ये चीज़ मैंने Q सेकंड पॉइंट को मैंने Q, तो यहाँ Q लिख दूंगा 4,3। हमेशा तुम लोगों को क्वेश्चन से ही वर्डिंग मिल जाएगी, रेशो 3:1 इंटरनली। तो जैसे इंटरनली वर्ड सुनो तो तुम लोगों के जहन में हमेशा, अच्छा तो जब भी लाइन के डिवीजन का है ना, तो पहले कोशिश करना मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करो। लेकिन मिड पॉइंट फार्मूला सिर्फ तभी होगा जब ये रेशो इक्वल होते हैं। जैसे अगर ये 3:3 होता, 1:1 होता, इस तरह का कुछ दिया हुआ हो ना, तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई होता है, या फिर मिड पॉइंट फार्मूले का वो डायरेक्ट बोल देता है। लेकिन अगर ये दोनों नंबर अलग है ना, तो हमेशा इंटरनल या एक्सटर्नल डिवीजन यूज़ करना। अगर मेंशन हो इंटरनल और डिवीजन, जैसे यहाँ पे इंटरनल मेंशन है तो इंटरनली यूज़ करना, अगर एक्सटर्नल मेंशन होता तो एक्सटर्नल यूज़ करते। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा हो ना स्टूडेंट्स कि इसमें मेंशन ना हो, तो हमेशा इंटरनल का ही फार्मूला यूज़ करना, क्योंकि एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखोगे तो तुम लोगों को सॉल्व करने में आसानी रहेगी और याद रखने में भी। बार बार क्वेश्चन बदलोगे तो तुम लोगों को ही मसला होगा। ठीक है,
तो अब इसके बाद मैं इधर करके लिख रहा हूँ, थोड़ा इधर करके, ठीक है, इस साइड पे लिख रहा हूँ। तो हमें फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द पॉइंट। मैं पॉइंट ऐसे लिख रहा हूँ पीटी, लेकिन तुम लोग पूरा लिखना। सॉरी मैंने एस बोला है ना, तो एस लिखूँगा। हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यूजिंग इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में मैंने लेक्चर में आप लोगों को बताया था। ये फॉर्मूला होता है, अच्छा मैंने एस एक्स वाई बोला ना, तो मैं यहाँ पे एस एक्स वाई लिखूँगा। एस एक्स वाई इक्वल्स टू ब्रैकेट लिखना। पहली वाली वैल्यू देखो, जो पहली वाली वैल्यू होती है वो पहले वाली से होती है, कॉमा सेकंड वाली। इसका मतलब है कि x इसके इक्वल होगा और y इसके इक्वल होगा, और इन दोनों को साथ लिखने का बस ये तरीका है। तो यहाँ पे आता है m1 प्लस m2, यहाँ पर भी आता है m1 प्लस m2, और न्यूमरेटर में भी इत्तेफाक से आएगा m1 ब्रैकेट प्लस m2 ब्रैकेट। इधर भी यही आएगा m1 ब्रैकेट प्लस m2। नीचे ब्रैकेट नहीं है, ऊपर ब्रैकेट है, क्योंकि ब्रैकेट में मुझे कुछ लिखना है। अब देखो m1 है ना, और तुम्हें x की वैल्यू फाइंड, x के लिए तुम्हें इक्वल लेना है, तो m1 के साथ x2 लिख देना और m2 के साथ x1, ठीक है। और अगर y की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो m1 के साथ y2 लिख देना और m2 के साथ y1। इससे फॉर्मूला याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। तो लिख दोगे हेयर m1 रेशो m1 रेशो m2 हमें गिवन है क्वेश्चन में 3,1 ये गिवन है। तो यहाँ पे m1 रेशो m2 हो जाएगा मेरा 3:1, ठीक है। यानी m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 1 है। x1 y1 हमारा कौन सा पॉइंट है, P। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4,-1। सिमिलरली x2 y2 हमारे पास कौन सा पॉइंट है, Q। तो ये हो जाएगा 4,3। अब कुछ नहीं करना, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। इसको बाद हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूला में। तो हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग ऑल वैल्यूज, ऑल गिवन वैल्यूज इन द फॉर्मूला अबव। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, वी गेट देयरफॉर हमारे पास एस एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 था ना, तो यानी 3+1 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पर भी 3+1 हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, 3 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट, यहाँ पर भी 3 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट लिख दूंगा। अब यहाँ पे 3 मेरे पास क्या था, m1 था ना, और ये m2, ये m1 ये रफ में लिखना है, ये क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। m1 और m2 जो लिखा है ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो x1 y1 मेरे पास 4-1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और x2 मेरे पास क्या है, दोनों 4 है इत्तेफाक से, तो दोनों जगह 4 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं रफ कर देता हूँ, ये लिखना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। और y2 की वैल्यू मेरे पास है 3 और y1 की वैल्यू है -1। तो पहले y2 आएगा जो कि 3 और यहाँ पे आएगा -1 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तुम लोग ब्रैकेट थोड़े इतनी बनाना कि नंबर इजीली आ जाए, ताकि गंदा ना लगे, पेपर में सफाई सुथराई के भी इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है। पेपर ऐसे करोगे लगेगा तुम लोग बहुत अच्छे तैयारी करके आए हो। 3+1 हो जाएगा 4, यहाँ पर भी 3+1 हो जाएगा 4। हमेशा जो चीज़ें सेम होती है ना वो पहले छाप दिया करो। अब 3 4 ज़ारा हो जाएगा 12 प्लस 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, यहाँ 3 3 ज़ा 9 प्लस -1 हो जाएगा,
ये ब्रैकेट फॉर्मूले का ये आ जाएगा 4, 12 प्लस 4 मेरे पास कितना हो जाएगा 16, और 9 माइनस 1 मेरे पास कितना बन जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस के बाद जब ब्रैकेट होता है तो साइन से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8। तो मेरे पास एस एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4,2। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो आप आंसर लिख देना, देयरफॉर एस 4,2 एस आर रिक्वायर्ड पॉइंट। और आखिर में जब भी लिखो हमेशा इसको ब्रैकेट बॉक्स में बंद करना, वरना तुम लोगों के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। पेपर वाले को हमेशा ऐसे लिखो, चेकर को आसानी हो, ठीक है। तो ये तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो तुम लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया, अगर कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना। टेक केयर।